हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। विविध में शेष प्रश्नों को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 182 में आपको बताना है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। सही जवाब होगा मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 183, वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी है, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानव की हत्या कर रहा है, उनको अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टिविश वर्षा मानव के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर वैकल्य सम्मिलित हैं, और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चल सकता है। इसका सही जवाब होगा निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के द्वारा वियतनाम युद्ध में 2,4,5-T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण का एजेंट ऑरेंज के नाम से रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 1971 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े, और निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है, और इसके प्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर वैकल्य हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, एजेंट ऑरेंज क्या है। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 185 किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया? तो सही जवाब होगा डेविस। अपर्दन चक्र को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने जो है परिवर्तित किया था। मृदा अपर्दन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से जो है हट जाती है। कृषि के लिए अत्यंत यह हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफी भाग मृदा अपर्दन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल के खाड़ी में पहुंच जाता है। 186 है, कणीय तत्व क्या है। कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक। कणीय तत्व को जो है कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। 187, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका सही जवाब होगा उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, मोम की परत फलों और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है, लेकिन यह जो परिरक्षण है, प्रिजर्वेशन है, इससे भिन्न है, और इसका प्रयोग विशेषकर परिवहन के समय फलों और सब्जियों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रकार के खाद मोम का प्रयोग होता है। इस खाद मोम की एक महीन परत फलों और सब्जियों के छिलके से ऊपर जो है चढ़ाई जाती है, और इससे ये फल और सब्जियां 8 से 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं और सड़ते या गलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 188 है, कथन ए है, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आर, मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। बताइए इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है। तो ए कथन जो है सत्य है, पर आर जो है असत्य है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, मृत्तिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटे होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, इसलिए कथन ए सही है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटे होने के कारण उसमें रंध्राकाश छोटे आकार के जो है पाए जाते हैं। कारण आर गलत है। 189 है, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का जो कारण है क्या है। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है बहिस्रावी, सी ऑप्शन।
जल स्रोतों में जल के भौतिक और रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण बहिस्राव है। उद्योगों से निकले हुए व्यर्थ जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। बहिस्राव का निस्तारण प्राय जो है भूमि, नदियों, समुद्र या झीलों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190 है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो बताइए। पहला है कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो बताइए। तो इसका सही जवाब है पहला और तीसरा। ठीक है। देखिए, तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। यह बड़े, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 191 है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण जो है उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। विशेषकर फास्फेटों एवं नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है और इनसे जलाशयों में शैवालों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से जो है हो सकता है। 192 है, जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, जैव ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है या जो बीओडी है, जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अवघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जो है जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जहां उच्च बीओडी है वहां निम्न घुली ऑक्सीजन होगा। ठीक है। 193 है, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो वृद्धि दर नापने के लिए। तो सही जो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर को मापने में किया जाता है। 194 है, लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा मेस्तीजो। लातीनी अमेरिका में यूरोपीय तथा इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति मेस्तीजो कहलाते हैं। मेस्तीजो शब्द की उत्पत्ति रोमन भाषा से हुई है। लैटिन शब्द जो है आपका मिक्सियस का अर्थ जो होता है मिश्रित से यानी मिक्स्ड से है, याद रखिएगा। और 195 सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु जो है आंकी जाती है किससे? तो सर्व प्राचीन सेल, सबसे प्राचीन सेल जो सेल है, जो पत्थर है, इन समूह की जो आयु को आंका जाता है किससे? तो यूरेनियम लेड विधि से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यूरेनियम लेड विधि के द्वारा सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु जो है आंकी जाती है। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की जो है आयु का अंकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 196 है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है। इसका सही जवाब होगा जीवाश्म, ए ऑप्शन। 197 है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। देखिए, वृक्ष की आयु जो है इसमें मौजूद वार्षिक वलयों या वृद्धि वलयों को गिनकर जो है ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधों के तने में पाए जाते हैं। प्रत्येक वार्षिक वलय एक वर्ष के वृद्धि को संकेत करता है। 198 है, संवहनीय यानी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी यानी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जो है किससे जाता है? इसका सही जवाब होगा जाइलम टिश्यू से।
देखिए, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है। 199 है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, बताइए। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जल वहन के लिए। संवहनीय पादपों में दो परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फोयम और जाइलम। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका जो है अदा करता है। और 200 नंबर है, सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं। सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं? प्लस माइनस ग्लूकोज, याद रखिएगा। देखिए, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सेल्यूलोज जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। जैव बहुलक अर्थात बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है। इसका प्रत्येक अणु लगभग 10 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं का बना अशाखित होमोपॉलीमर श्रृंखला के रूप में होता है। स्टार्च पादपों का संचयात्मक पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें ग्लूकोज इकाइयों से बने दो प्रकार के होमो पॉलीसेकेराइड अणु होते हैं। 10 से 30% तक जो है एमाइलोज के तथा 70 से 90% एमाइलोपेक्टिन के अणु हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सही जवाब होगा सेल्यूलोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज है। यह एक पॉलीसेकेराइड है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। 202 नंबर है, लीवर फ्लूक पीतवाहिनी में रहता है। लीवर फ्लूक पीतवाहिनी में रहता है भेड़ की। लीवर फ्लूक यानी यकृत कृमि भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है, जो कि संप्लेटी हेल्मनथीज के अंतर्गत आता है। इसका जीवन वृत्त बहुत जटिल एवं द्विपोषदीय होता है, जिसका द्वितीयक पोषद घोंघा है, घोंघा यानी होस्ट। यकृत कृमि एक द्विलिंगी जंतु है जिसमें जो है परनिषेचन होता है, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। 203 है, फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है क्या है? फलों के मीठे होने का जो कारण है वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। इस प्रकार के शर्करा मुख्यतः जो है फलों में ही पाई जाती है, जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। फ्रक्टोज जो है एक मोनोसैकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए जो है उत्तरदायी है? इसका सही जवाब होगा कोशिका दीवार। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की आंतरिक संरचना समान, परंतु बाह्य संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। कोशिका दीवार यानी सेल वॉल की संरचना, उसके अवयव तथा उसकी कार्य प्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम निगेटिव जीवाणुओं से भिन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 205 है, बेलासंगमों में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो लाल ज्वार। याद रखिएगा, बेलासंगमों के जल में मौजूद विशेष शैवाल डाइनोफ्लैजेलेट की संख्या में अतिशय वृद्धि के कारण जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का रंग लाल हो जाता है। अतः इससे उत्पन्न पुष्प पुंज लाल ज्वार कहलाते हैं। 206 है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, साधारण नील हरी शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। गिरगिट जो है एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से जो है पीछे की ओर भी देख सकता है। बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दूसरा कथन सत्य है। गिरगिट जो है एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर भी देख सकता है। स्पाइरोगाइरा जो है एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है, यानी तालाब का जो है रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखा जाता है। यह बहुत तेजी से विकसित भी होता है और कुछ ही समय में पूरे तालाब में इस तरह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई देने लगता है। स्पाइरोगाइरा मुख्यतः स्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में जो है पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक्स मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है।
गिरगिट जो है एक सरीसृप जंतु है जिसकी आंख की विशेषता होती है कि एक ही समय में एक आंख से आगे की ओर और दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा यह आवश्यकता अनुसार अपने शरीर के त्वचा का रंग भी बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207। कवकमूलीय यानी माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है क्योंकि कवकमूल के द्वारा पौधे में पहला जो है सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन जो है आपका सही है। माइकोराइजल जो है एक विशेष प्रकार के मृदा कवक है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन संबंधी पारस्परिक संबंध कायम करते हैं। इन कवकों के कृषि योग्य भूमि में समावेशन से कम पोषक तत्वों वाली भूमि में भी फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ये कवक पौधों की जड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों से भी रक्षा करते हैं। इन कवकों के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने तथा पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता भी आ जाती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है पादपालय एक सुविधा है। ठीक है, पादपालय एक सुविधा है किसका? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए पादपालय है एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। 209 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से जो है निकला स्राव है? बताइए कौन एक कीट के शरीर से निकला एक स्राव है? सही जवाब होगा लाख, सी ऑप्शन। देखिए जो लाख होता है, लाख को लाख के कीटे से प्राप्त किया जाता है, कीट से, लाख कीट से, और इसका श्रावण जो होता है सुर्ख रंग की मादा कीट करती है जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चमड़ा, मोहरी लाख इत्यादि के निर्माण में होता है। लगभग 2 करोड़ किलोग्राम लाख का निर्यात भारत प्रतिवर्ष करता है। इसके बाद 210 कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी बी ऑप्शन, बायोल्यूमिनेसेंस। समुद्री प्रकृति में बहुत से जो है जीव और कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्राणियों के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीवदीप्त कहते हैं। ठीक है, और इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों और प्रकाश उत्पादन तत्व के या प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों के द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। 211 है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? 3 कथन है। पहला, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। दूसरा, विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों के द्वारा ही होता है। देखिए इसका सही जवाब होगा पहला कथन, यानी पहला कथन सही है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनर्उत्पादन नहीं कर सकता। संपर्क के द्वारा, वायु के द्वारा, भोजन और जल के द्वारा तथा कीटों के द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। 212 है हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है क्या? अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी, यानी डी ऑप्शन। देखिए हरित क्रांति यानी ग्रीन जो रिवॉल्यूशन हुआ इसका संबंध फसलों उत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीज, यानी जो सीड है, बीज है, ये उन्नत किस्म के थे। अधिक उर्वरक था। अधिक पानी के उपयोग से फसलों उत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई। यानी इन चीजों को मिलाकर उन्नत किस्म के बीज, अधिक उर्वरक और पानी का उपयोग करके अत्यधिक फसलों का उत्पादन किया गया। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था 1968 में। नॉर्मन ई बोरलॉग के प्रोत्साहन और प्रेरणा और श्रीमती इंदिरा गांधी, जी सुब्रमण्यम, डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयासों से भारत में किसानों को उच्च उत्पादक किस्में उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम अस्तित्व में आया।
213 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खदान से है। श्वेत क्रांति का किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। पीत क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए जो नीली क्रांति है मत्स्य में एक्वाकल्चर से, और जो पीत क्रांति है या पीला क्रांति जो है तिलहन से है। 214 है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा था? तो सही जवाब है मैक्सिकन गेहूं। 1970 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हुई और इसको हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। इसका श्रेय जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन को दिया जाता है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं संवर्धन केंद्र से जो है मंगाया गया था। 215 है फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि है क्या है? तो सही जवाब है फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधा विश्लेषण। देखिए फसल लॉगिंग विधि जो है इसके द्वारा फसलों में विभिन्न प्रकार के या विभिन्न पोषक तत्वों के मात्रा का जो है विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में 3 महीनों के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। इन नमूनों की जांच की जाती है, जिसके आधार पर उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। किसी पोषक तत्व के आवश्यक मात्रा से कम होने पर वह पोषक तत्व फसल के उर्वरक के द्वारा जो है फसल को उर्वरक के द्वारा दे दिया जाता है। क्लीमेंट ने 1960 में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का जो है विश्लेषण किया। 216 है बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? तो संकर बीज। 217 धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो आपको मालूम है मीथेन। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। चूंकि विकल्प में एथेन, मीथेन और नाइट्रोजन दिया गया, इसीलिए सही विकल्प जो होगा आपका बी होगा। 218 धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई थी। कहां पर? धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि जो है विकसित हुई थी फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 है भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म है कौन सी है? भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जो है वह है आपका जया। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जया थी, जो चावल अनुसंधान निदेशालय के द्वारा विकसित की गई थी। 220 है धान के लिए सामान्यतः प्रयोग में होने वाला खरपतवार नाशक है कौन है? तो 2,4-D है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक 2,4-D है। इसका पूर्ण रूप 2,4-डाइक्लोरोफिनो ऑक्सीटिक जो है एसिड है C8H6Cl2O3 है। 221 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ब्यूटाक्लोर। शाकनाशी एक प्रकार का रसायन होता है जिसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ब्यूटाक्लोर एसिटेनिलिड वर्ग का जो है एक शाकनाशी है। भारत में इसका जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग धान के खेती में किया जाता है। 222 है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो सही जवाब है पर्ण। 223 है मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाला कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो मच्छरों के नियंत्रण के लिए मतलब कि प्रयोग होने वाली कीटभक्षी जो मछली है उसका नाम है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गैम्बूसिया जो है ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। यह मुख्यतः मैक्सिको के खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बूसिया फिश एक ऐसी मछली होती है जिसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से जो है मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है। मच्छरों के अंडे जो मच्छर मॉस्किटो होते हैं, इनके अंडे लार्वा के अलावा इनका भोजन जो है पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रिल पौधा आदि हैं। 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे और लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसे घातक बीमारी से बचाने में मददगार है। 224 है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से जो है मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो सही जवाब होगा गैम्बूसिया फिश। 225 है प्रालेथ्रिन है एक सामान्य। प्रालेथ्रिन है एक सामान्य है क्या है? तो मच्छर विकर्षक। पालेथ्रिन एक प्रकार का
पाइरेथ्राइड कीटनाशक है जो सामान्यतः मच्छर विकर्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। पाइरेथ्राइड स्तनधारियों के तुलना में कीटों के लिए 2250 गुना अधिक जो है टॉक्सिक होता है, यानी विषाक्त होता है। 226 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन। देखिए, ऑक्सी या वायुवीय श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों को जो है पूर्ण ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज जो होता है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 और H2O का निर्माण होता है। इस क्रिया में अधिक मात्रा में जो है एनर्जी उत्पन्न होती है। 227 है, सक्रिय उपर्जित असंक्रामकता किसके उत्पादन का परिणाम है? सक्रिय उपर्जित असंक्रामकता जो है किसके उत्पादन का परिणाम है? तो एंटीबॉडीज का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अच्छा, इसमें 2 पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। शरीर में देखिए सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं और शरीर में लिम्फोसाइट से निर्मित होते हैं। 228 है, बेरियम जो है एक उपयुक्त रूप से रोगियों के पेट से जो है एक्सरे किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। क्यों? बेरियम जो है एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण के परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र जो है पेट को अन्य क्षेत्रों के तुलना में स्पष्ट से या अस्पष्ट रूप से दिखने में जो है सहायता मिलती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बेरियम एक्स किरणों का अच्छा जो है अवशोषक है, इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों के तुलना में दिखने में सहायता मिलती है। इसे एक उपयुक्त मात्रा में रोगियों को पेट के जो है एक्स किरण परीक्षण से पूर्व जो है खिलाया जाता है। 229 में आपको जो है मिलान करना है, तो इसके बारे में देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। रदरफोर्ड जो है एटम बम के आविष्कारक है। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट तथा एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था और ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ठीक है। 230 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए, देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाले सेशन में डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। इसका सही जवाब आपको देना है। सही जवाब है डी ऑप्शन। इसको फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जीवाणुओं में पारक्रमण तथा संयुग्मन की खोज जो है लैंडरबर्ग और जिंडर तथा लैंडरबर्ग एवं टाटम 1946 के द्वारा की गई। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना जो है मार्गन के द्वारा ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कार्बन बर्ग के द्वारा और संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरविंद खुराना के द्वारा की गई थी। 231 है, कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा जो है वो सी ऑप्शन, लाइगेज सेज का संबंध जो है आणविक सीवनकार से है। देखिए लाइगेज सेज है एंजाइमों के एक ऐसे वर्ग को कहते हैं जो सहसंयोजक बंध बनाने की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेज सेज जैविक अणुओं जैसे डीएनए आदि के संश्लेषण और खंडित जैविक अणुओं की मरम्मत आदि कार्यों के लिए सक्रिय होकर इन्हें परस्पर जुड़ने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। लाइगेज सेज को आणविक सीवनकार यानी सिलने वाला कहा जा सकता है। 232 है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो सही जवाब होगा पत्ती। पुदीना के अर्क या मेथनॉल तेल मुख्यतः पुदीना के पत्तियों के भाप आसवन के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेंथा अर्वेसिंस है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 233, तंबाकू और इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। और दिसंबर 2004 में तंबाकू और इसके उत्पाद की बिक्रियों पर जो है पाबंदी लगाकर ऐसा करने वाला भूटान जो है विश्व का पहला देश बना था। 234 है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से जो है उपयोग में आता है? तो सही जवाब है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ध्यान रखिएगा, उद्योग में जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, फंगी तीनों ही व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। जीवाणुओं का उपयोग दूध से दही, पनीर के निर्माण, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। सूक्ष्म शैवाल जैसे डायटम्स और डायटोमेसियम्स मृदा निर्माण में जो है इनका प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग कांच, पार्सिलेन के निर्माण में और चीनी मिलों में जो है जीवाणु छन्ने के रूप में प्रयुक्त किया जाते हैं।
कोको का उपयोग पनीर, डबल रोटी उद्योग और अल्कोहल निर्माण में भी किया जाता है। 235 है, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह कौन सा पदार्थ है? जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। TIVA जिसे टीबा है, इसका पूरा नाम टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, इसका नाम याद रखिएगा। TIVA का टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया है। इसका उपयोग प्रायः शल्य चिकित्सा के द्वारा रोगियों के निश्चेतन में किया जाता है। 236 है, निम्नलिखित में से किसे जो है जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान जो है नहीं माना जाता है। जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक किसको विज्ञान के क्षेत्र में नहीं माना जाता? तो ज्योतिष, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साइंस का पूरा बुक समाप्त हो गया। हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रत्येक टॉपिक के साथ जो है विद डिस्कशन और क्वेश्चन एनालिसिस के साथ पूरी तरह से कंप्लीट आज फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इन तीनों सब्जेक्टों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को फिर से आप लोग रिवीजन करते रहिए और नेक्स्ट ही हम लोग नए चैप्टर या नए सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे घटना चक्र इकोनॉमिक सर्वे है, क्या इसको स्टार्ट किया जाए? घटना चक्र करेंट अफेयर है, क्या इसको स्टार्ट किया जाए? या घटना चक्र हिस्ट्री और ज्योग्राफी, या इसको स्टार्ट किया जाए? देखिए, वैसे घटना चक्र, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए जो है वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है क्या? तो घटना चक्र इकोनॉमिक सर्वे और घटना चक्र करेंट अफेयर, तो आई थिंक इसको ही स्टार्ट करना चाहिए। तो आप लोग अपना कमेंट करके हमें सजेस्ट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।